हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन एनसीईआरटी क्लास। 7th क्लास की एनसीईआरटी का आज करेंगे। आपको सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कर और आपको मैंने पीवाईक्यू भी बताया, उसमें किस तरह के पीवाईक्यू आते हैं और आप फ्यूचर में किस टाइप के आने वाले। मैंने उसमें आपको करंट अफेयर भी किया, जैसे चंद्र फर्स्ट, चंद्र थर्ड, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, साथ में मैंने बताया उसमें कि सुधांशु कौन और राकेश शर्मा। फिर उसके बाद मैंने आपको उसमें खेल करके बहुत अच्छे से के बारे में बताया, जो उसमें मैंने एनसीईआरटी से और ज़्यादा बढ़ के आपको नॉलेज रेखा, कर्क रेखा, विषुवत कोटर है और कर्क रेखा, मकर रेखा, 23.5 आपको डिफाइन। मैंने तरीके से आपको क्या करना है कि मैंने हर एक कंट्री के बारे में बताया क्रम वाइज की। पश्चिम कुछ यूपीएससी या पश्चिम से साउथ से वेस्ट की ओर, वेस्ट से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ, ऐसे मतलब इस तरीके से। तो आपको किस इस तरीके का एक पैटर्न उसका, तो मैंने उस तरह की कंट्री भी आपको लोकेटेड कराई है कि कंट्री बताई हुई मैंने कहाँ से कितनी। फिर मैंने विषुवत रेखा के बारे में बताया, वैसे अफ्रीका है, तीनों रेखा में तीनों रेखाएं निकलती है, कर्क रेखा। और इसी प्रकार सेम आप उसी में जाइए, क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो मकर रेखा में क्या है कि अपना एशिया नहीं आता है, तो एशिया तो नहीं आएगा तो भारत भी इसमें, तो लेकिन क्या है इसमें विषुवत रेखा में कौन कौन देश आएंगे, तो दक्षिण अमेरिका आ जाएगा और अफ्रीका आ जाएगा, अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो इन प्रकार के अपने यहाँ के इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया, मालदीव और किरवती अपने आ जाएंगे पास के। तो आपको इस तरीके से याद करना है। और लेकिन आपको याद करने से पहले मैं आपको ये बताऊं क्या होता है कि हमेशा मैं जानता हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप मेरे साथ ना, मैं इस क्लास का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है कि आपको साथ में याद करते चलना। क्या कि आप साथ में करते जाओगे तो क्या दिक्कत होगी कि आपको आगे जाके फेस करनी पड़ेगी रिवीजन। जैसे आपको मैंने आप इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो इस क्लास में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट का है, सेकंड चैप्टर इज इनसाइड अवर अर्थ का है, और फिर थर्ड चैप्टर है अवर चेंजिंग अर्थ का है, और फोर्थ चैप्टर अपना किसका है, फोर्थ चैप्टर है अपना ईयर का, वायु का, और फिफ्थ चैप्टर वाटर मतलब जल के बारे में है, और सिक्स चैप्टर है अपना नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस तरीके से इसमें टोटल कितने चैप्टर है, इसमें 10th चैप्टर है, देख रहे हो, लास्ट वाला चैप्टर है लाइफ इन द डेजर्ट, तो मतलब मरुस्थल के बारे में। तो इतना ये पूरा के मरुस्थल में जीवन कैसे तरह संभव है, किस तरीके का जीवन है उसके बारे में। तो ये 10 चैप्टर 7th में उसको आज पूरा करेंगे। और बस आपको क्या है कि बस क्या करना है, साथ में साथ रहना है और टिके रहना है। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ साथ रहने का, क्योंकि हर बच्चे क्या है लास्ट तक नहीं रहते हैं, और जो लास्ट तक रहेगा ना उसको कंप्लीट तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा कहीं से। इस वीडियो का मैं इतना कर दूंगा कि आपको कहीं और से करने की। तो मैंने जैसे कल के बारे में क्या बताऊँ कि कल जो सिक्स क्लास की एनसीईआरटी थी, तो हिंदी क्लास में थी। आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छे से कवर करूंगा। ये इंग्लिश में पूरा है, ठीक है। जैसे मैंने कल उसको सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, पूरा सोलर सिस्टम था। फिर उसके बाद मैंने इक्वेटर, उसके बाद मैंने इक्वेटर, मर्क रेखा, कर्क रेखा, उसके बाद अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया। फिर उसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी साथ साथ में कि किस तरीके से आपको याद करना है। फिर मैंने मोशन बताया कि पृथ्वी किस तरीके से मोशन कर रही है, किस प्रकार की गति कर रही है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि हाँ, दीर्घ वृत्ताकार गति में तरीके दीर्घ वृत्ताकार गति अपनी कर रही है, लेकिन उस परिवर्तन होता है। इससे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने इसके बारे में कल बताया था आपको। फिर मैंने आपको नेक्स्ट क्लास, फिर उसके बाद मैंने हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर और लिथोस्फीयर, और फिर उसके बाद बायोस्फीयर, तीनों को मिलकर क्या बनता है, बायोस्फीयर। तो इसको इसके बारे में मैंने आपको कल क्लास में 6 एनसीईआरटी में अच्छे से बताया था पूरा क्लियर करके। फिर और अब करते हैं स्टार्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, तो आपको इन्वायरमेंट समझना है। तो इन्वायरमेंट की सबसे मेन परिभाषा क्या है, एक सिंपल परिभाषा समझो। हम जीवित हैं, जो व्यक्ति जीवित हो और जीवित व्यक्तियों के आसपास जो वस्तुएं पाई जाती हैं, लोग पाए जाते हैं। अब जीव यहां से समझो, अब जीवित हम लोग हैं, प्राणी दिख रहे, जीवित प्राणियों के आसपास वस्तु जो भी पाई जाती हैं, लोग हैं, स्थान है, वो सब कुछ क्या है, पर्यावरण है। ए टू जेड है, पर्वत, पठार, ठीक है, नदी, और इसके बाद वन, इस तरीके के ये पूरा क्या है, पर्वत है, नेचर। जो चारों आसपास के सराउंडिंग देख रहे हो आप, पर्यावरण में आ जाए, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया पर्यावरण की परिभाषा, कि जीवित प्राणियों के चारों ओर के आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। स्थान, वस्तु, लोग सब कुछ आते हैं।
ठीक है। अब इसको पर्यावरण करने के बाद अब पहले यहाँ पे समझ गए पर्यावरण, अब नेक्स्ट स्टेप क्या जाना है, तो पर्यावरण के प्रमुख घटक जाने। तो प्रमुख घटक क्या है पर्यावरण के, तो आपको यहाँ देखो मैं बताऊं, अब इसको जाना है। तो पर्यावरण के क्या है, एनवायरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब पर्यावरण के घटक के हैं तीन। एक है मानव निर्मित, जैसे मेड मेड फॉर मेड ह्यूमन, क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड फॉर एनवायरमेंट। मानव निर्मित एक एनवायरमेंट, जैसे प्राकृतिक एनवायरमेंट पर्यावरण बोलते हैं, और फिर लास्ट में ह्यूमन। ये तीन प्रमुख घटक हैं, को समझते हैं। अब ह्यूमन को समझते हैं, ह्यूमन में क्या आ जाएगा, तो आपको स्टार्टिंग करनी है एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल लगता है कि आप एक इंडिविजुअल हो गया, और सेकंड हो जाएगा फैमिली। फैमिली में पूरा परिवार आ जाएंगे, पूरे सदस्य आ जाएंगे, इसमें इंडिविजुअल हो गया कि मतलब केवल एक, इसमें पूरा फैमिली आ गई, परिवार बच्चे सब कुछ आ गया। फिर फैमिली के बाद क्या बनता है, फिर फैमिली के बाद समुदाय बनते हैं। समुदाय, समुदाय के बाद फिर क्या है, जिसका धर्म है, इसमें धर्म में आ जाएंगे। फिर उसके बाद एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा, इकोनॉमिक आर्थिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब राजनीतिक स्थिति। ये कितने किस में आएंगे, ये ह्यूमन में आ जाएंगे। ह्यूमन की प्रमुख चीजें हैं ये, इन चीजों क्या ह्यूमन है। अब दो आदमी है, आदमी से फैमिली बनेगी, फैमिली से क्या कम्युनिटी बनेगा, समुदाय बनेगा, समुदाय से क्या होगा, रिलीजन बनेगा, धार्मिक, हर प्रकार के आदमी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। फिर एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप समाज में रहो तो सिविल सिविल बनना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं पॉलिटिकल पॉलिटिक्स सिचुएशन। फिर साथ के बाद उसके बाद क्या है कि ये देखो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के क्या घटक, इसके बाद क्या है कि कौन कौन से बचे, मेड एंड ह्यूमन, मतलब मानव निर्मित बचा है, और एक प्राकृतिक पर्यावरण बचा है। मानव निर्मित कौन से है, मानव ने क्या क्या बनाया है, तो सड़कें बनाई हैं, ब्रिज बनाए हैं, स्पोर्ट्स पार्क्स, बिल्डिंग्स, और इसके बाद आ जाइए, और नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाएगा, तो वाटर, तो वायु, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, मतलब जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। और इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, तो तीनों बनता है बायोस्फीयर। ये तीन से क्या बनता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का चित्र कैसे समझेंगे, तो यहीं पर एक समझा देता हूँ, देख रहा हूँ मैं, हाँ। तो यहाँ पर एक ये समझ लो जयमंडल नहीं सॉरी, ये समझ लो क्या है, वायुमंडल है। ये आ गया अपना जलमंडल, और ये क्या आ गया, स्थलमंडल। तो ये जो बीच का भाग दिख रहा है ना तीनों का, ठीक है, जो तीनों का बीच का भाग है, इसी को बोलते हैं जयमंडल। समझ गए हो? इसको जयमंडल बोलते हैं, मैंने पिछली क्लास में अच्छे से बताया था, ठीक है। अब फिर इसके बाद आ जाते हैं जयमंडल के बाद, जैसे बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के बाद अब जाओ पारितंत्र। पारितंत्र जब मोस्ट इंपोर्टेंट, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इसमें आपस में सहसंबंध होता है। एक एक जीव होते हैं ना, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने जीवन यापन करने के, वो वहाँ पर निवास करते हैं, उनमें आपस में संबंध होता है, जैविक अजैविक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है एक सिस्टम बना रहता है, एक चैन बनी रहती है, जिसमें एक ऊपर एक कड़ी से ना कड़ी मिली हुई है, उसे क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। को हिंदी परिभाषा क्या देंगे, कि जो आप पूछना चाहते हो, कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण की भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास भी करते हैं, और वे सब ऊर्जा और पदार्थ के लिए, इस पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित हैं। मतलब पदार्थ के लिए, कोई पदार्थ से कोई ऊर्जा से संबंधित है, जैसे पेड़ पौधे हैं, सनलाइट से कहीं ना कहीं निर्भर है। फिर उसके बाद जैसे, एक मिनट हो जाओ बस, क्या कि मैं थोड़ा गर्मी लग रही है मुझे। फिर उसे बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर इकोसिस्टम जैसे आपने पढ़ लिया, इकोसिस्टम को जैसे कंप्लीट कर लिया, फिर बाद आता है कि इकोसिस्टम के बाद क्या आता है। तो आपको जैसे आप इसको पढ़ना है, पहले पढ़ने से पहले आपको यहाँ समझ लेते हैं, फिर क्या है कि दो पहले पढ़ते हैं, क्रस्ट पढ़ोगे। तो क्रस्ट में सबसे पहले क्या है, क्रस्ट की क्वालिटी है। क्रस्ट ना जो महासागरों में, ओशियन दिख रहा है ना, ओशियन, जो महासागर है ना, इसमें इसकी परत कितनी है, केवल 5 किलोमीटर है। यहाँ पर जाओगे लैंड फॉर्म में, लैंड फॉर्म में इसकी कितनी है, तो 70 किलोमीटर समथिंग है, 50 से 70 किलोमीटर की गई है। ठीक है, चौड़ाई इसकी जो लंबा गहराई है ना, वो 70 किलोमीटर, और महासागरों में एक पतली परत के रूप में 5 किलोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि वाली क्रस्ट है महासागरों में कम है, और क्या होते हैं इसके बाद क्या है, जो लैंड फॉर्म में है ना, वो क्या है, भूपर्वतीय क्रस्ट ज्यादा है, वहां से 50 से 70 किलोमीटर। और इसके बाद आपको क्या समझना है, एक क्या है कि तट है। अब जो मैं आगे जाके तब अच्छे से पढ़ाऊंगा इसके बारे में, बहुत अच्छे से अब पढ़ते हैं यहाँ से। अब इस पे आओ। अब दो आपको तीन चीजें पढ़नी है, क्रस्ट पढ़ना है, फिर मेंटल पढ़ना है, फिर कोर पढ़ना है। फिर क्रस्ट हो गया भूपर्पटी जो सबसे ऊपरी परत, फिर मेंटल हो गया जो मध्यमंडल हो गया, जो बीच का होता है, उसे मेंटल बोलते हैं। मेंटल में कहाँ तक है, तो
100 किलोमीटर तक है, और जो क्रस्ट है वो 70 किलोमीटर तक है। फिर उसके बाद है जी कोर। कोर कहाँ से? 63 लिखा होगा, 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब कोर बनी है दो प्रकार, जो मेंटल है जैसे अपर मेंटल और लोअर मेंटल। फिर ऐसी है इनर को आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर है कि एक हार्ड फॉर्म में है, और जो आउटर कोर है, कोर है वो क्या है? एक लिक्विड फॉर्म में है, तरल में है, मतलब तरल पदार्थ के रूप मेटल के रूप में है। मेटल होता है तरल, मतलब ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद जो मेंटल बताया मैंने, जो अपर मेंटल, फिर उसके बाद सबसे ऊपर क्या है? प्रॉपर्टी है। ये क्लियर हो गया आपको? ये समझ लिया मैंने। एक प्रकार की परतें हैं, जो ऊपर से आ गया, एक क्रस्ट हो गई, अपनी प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसकी प्रॉपर्टी के बाद अंदर जाओगे तो ये क्या है? मेंटल हो गया। मेंटल के बाद जाओगे, मेंटल एक अपर मेंटल और लोअर मेंटल। फिर उसके बाद है जो इनर कोर। इनर कोर के बाद फिर आ सॉरी आउटर कोर, फिर हो गया इनर कोर। ये इनर कोर का हिस्सा है, इसे बोलते हैं जो अंदर का, सबसे जो अंदर का हिस्सा है वो इनर कोर हो गया। ये अपना आउटर कोर हो गया, ये लोअर मेंटल हो गया, ये अपर मेंटल हो गया। फिर अपर मेंटल के बाद ऊपर जाओगे तो क्रस्ट दुर्लभ मंडल होता है। फिर लिथोस्फीयर के बाद, फिर लिथोस्फीयर के बाद आ जाएगी भू प्रॉपर्टी। इस तरीके से इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसको और भी डिटेल से जानेंगे, क्या एनसीईआरटी 11 जो 11th की पढ़ेंगे ना, और डिटेल से समझाएंगे आपको। उसमें गुटेनबर्ग भी मूवी के बारे में बताएंगे आपको, पूरी चीजों के बारे में बताएंगे, क्योंकि तरीके से मैप है उसका। ये पहले क्या है कि ठीक है, क्रस्ट के बारे में बताएंगे, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, फिर दुर्लभ मेंटल, अपर मेंटल, फिर उसके बाद इनर कोर, आउटर कोर, फिर उसके बाद इसके भी इनर कोर के अंदर भी एक कोर है। फिर इसके भूकंप के बारे में बताएंगे। तो ये सारा कुछ बताएंगे आगे जाके। बस क्या है कि आपको बस साथ रहना है। फिर इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया, बारे में बता दिया मैंने। अब चलते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना? अब यहाँ से पढ़ता है कौन सा है? अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या पड़ेगा? चैप्टर का नाम है हमारा पृथ्वी के अंदर, मतलब सर पृथ्वी के अंदर क्या है, तो उसके बारे में एक नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। अब रॉक को ना मुख्यतः 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं। एक होती है इग्नियस, फिर होती है सेडिमेंट्री, और फिर होती है, और एक है क्या होती है? मेटामॉर्फिक। ये 3 प्रकार की रॉक हैं। अब इसे इग्नियस को बोलते हैं आग्नेय चट्टानें, जैसे प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। अब जो प्राथमिक चट्टानें जो कर बनती हैं उसको बोलते हैं अपसादी, जैसे सेडिमेंट बोलते हैं, अपसाद हो गया। जो टूट कर, इन्हीं का टूट कर जो बनता है वो होते हैं अपसादी होते हैं। और अपसादों का बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो जैसे चूना होता है, जो चूना होता है, चूने से क्या बनता है? संगमरमर बनता है, संगमरमर, संगमरमर, मरमर, ठीक। संगमरमर सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। ठीक, आप ये एग्जांपल लिख लेना साथ में। इग्नियस को क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान है, इन्हें प्राथमिक चट्टाने बोलते हैं। ये आग्नेय चट्टाने भी कहते हैं इन्हें, आग्नेय चट्टाने हिंदी में आग्नेय चल, ठीक है। ठीक, अब ये 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतर्वेदी होती हैं, अंतर्वेदी, एक होती बहिर्वेदी। ठीक है, अंतर्वेदी, बहिर्वेदी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डिटेल से लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखो। आग्नेय चट्टान है जो प्रथम प्राथमिक सेल होते हैं, जैसे अंतर्वेदी कहते हैं और बहिर्वेदी कहते हैं। तो अंतर्वेदी सेल होती है वो मैग्मा से बनी होती है, क्योंकि अंदर होता है जो दो, हमेशा एक चीज समझो यहाँ पर, कहाँ गया? यहाँ। तो जो अंदर है, यहाँ तक देख रहे हो, जो पूरा फैला हुआ है, जो क्या मैग्मा में आएगा, मैग्मा हो गया। और जैसे ही जो मैग्मा ऊपर निकल आता है तो उसे बोलते हैं लावा। जब तक वो अंदर है उसे मैग्मा कहा जाएगा, और जैसे ही ऊपर आ जाएगा वो किस फॉर्म, क्या वो नाम दिया जाएगा? लावा। ठीक है। अब लावा क्या होता है? लावा भारी वेदियों की, जिस भार वेदी है, भारी चट्टाने वो किस प्रकार की बनी होंगी, तब लावा होगा, वो फैला होगा चारों तरफ, तभी तो चट्टाने बनी हुई, फिर ठंडा होने से। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपने यहाँ पर कौन है? दक्कन का पठार, डेक्कन। डेक्कन में फिर जाओगे, उसके बाद फिर आपको क्या समझना है? अंतर्वेदी में बता दिया, मैग्मा से, तरल पदार्थों से बनी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की पहचान है। फिर उसके बाद आ जाइए दूसरी, सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होती है कि अपसादी। अपसादी का क्या है कि चट्टानों या सेलों को टूटकर अपसादी बनती है, हवा द्वारा टूटती, द्वारा टूटती ऊपर जमा हो जाती हैं, दबाव पड़ता है, फिर दबाव बनने के बाद उन पर दबाव टूटकर एकदम क्या होके क्या बनते हैं? अवसाद बनते हैं। अवसाद उसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर है, और बलुआ पत्थर वो क्या है? जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। इसको याद रखना, जीवाश्म जब मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि अवसादी चट्टानों में पूछ लिया जाए तो क्या है? जीवाश्म है, जीवाश्म, ठीक, तो लिख लेना है। फिर उसके बाद आ जाओ जीवाश्म के बाद अब सेडिमेंट्री रॉक, इसको इस पे दबाव पड़ा, फिर इसको सेडिमेंट्री रॉक बन गई। सेडिमेंट्री रॉक किसमें परिवर्तित होगी? दबाव के द्वारा, फिर उसमें मेटामॉर्फिक, जिसे बोलते हैं कायांतरित, कायांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान सेल्स।
जैसे कायांतरित सेल है ना, तो ये दो प्रकार की हैं कायांतरित। अब ये किस कैसे कैसे बनेंगी, ये अपसादों से भी मिलकर बनेंगी, और यहाँ पर क्या बोलते हैं इग्नियस से भी बन सकती हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट इग्नियस से भी बनेगी और अपसाद से बनेगी। तो आपको याद रखना है कि जो कायांतरित सेल बनती है दोनों से बनती है, इग्नियसियस से और दूसरा सेडिमेंट्री से, मतलब अपसाद से। तो आपको कंप्लीट करना है, और फिर बाकी बात फिर जो चट्टाने नीचे घुसती है इस तरीके से आप जाओगे ना इसमें। अब जब ज्वालामुखी है, पटल विरूपण पढ़ोगे ना, पटल विरूपण आगे है मैं बताऊंगा। अब कोई चट्टाने होती है ना ऐसी धसती जाती हैं, ऐसे क्या होता है कि ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी ऐसे निकला, तो वहां से चट्टानों का विस्तार हुआ, ऐसी परत चल रही, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं तो खिसक भी रही होगी, तो ओशियन की क्या है, एक भारी होती है, ओशियन की भारी होती है, पर तो ये क्या है कि अंदर जा रही है, ठीक है। ये देख लो, ये अंदर वाली नीचे जा रही है, ये क्या होगी यहाँ मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ठीक, मेल्ट हो जाएगी, यहाँ द्रव तरल अवस्था में बन जाएगी। अब तरल बन जाएगी तो यहाँ से क्या होगा कि अब चट्टाने जैसी तरल बन गई तो भाई लिक्विड फॉर्म में कहाँ पर पहुंच जाएंगी, मैग्मा फॉर्म में पहुंच जाएंगी, वहां पर किस में फॉर्म में पहुंच जाएंगी, मैग्मा फॉर्म में। तो ये मैग्मा बन गई वापस जाके, ये क्रिया चलती रहती है, चट्टानों का बनना, फिर उसमें मेल्ट होना, फिर वो मैग्मा फॉर्म में बनना, फिर चट्टाने मैग्मा फॉर्म में निकलना, उस फिर मैग्मा से लावा बनना, लावा से फिर चट्टाने बनना। इस तरीके से एक क्रिया चलती रह रही है यहाँ 24/7 ये क्रिया चल रही है, और साल भर चलती रहती है। इससे क्या है कि आप जाओगे ना धरातल में, मैं आपको ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा, तो अगल बगल की क्रस्ट क्या नई सतह है समुद्र की, और जो महाद्वीप की सतह है वो ओल्ड है, समझ रहे हो। अब इस यहाँ से इस तरीके से पता पड़ सकते हो, तो ये इसके बहुत सबूत हैं। अब एक कब हुआ था, तो द्वितीय के बाद पता पड़ा लोगों को, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कि उसमें पता पड़ा कि समुद्र के अंदर पहले मानते थे कि, तब क्या है कि समुद्र को एकदम समतल मानते थे, तो क्या समतल नहीं है, क्या जैसे पता पड़ते हैं जहाज जाता है ना। इसको सॉरी मैं इसमें कहाँ से बता दिया, बीच में कहाँ से आ गया, सॉरी भाई। देखो यार, आपके जो डाउट होते हैं उनकी वजह बड़ी क्लास दूसरी डायरेक्शन में, तो इसके क्वेश्चन में आपको अलग से, आपको जो जूम मीटिंग करोगे ना, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या है, सिंपल है, आपको मैं यहाँ पे खाली एनसीईआरटी 7th के बारे में कर बाद 8th के बारे में आ जाएगा। तो बता दिया कायांतरित सेल किसकी, और इग्निस। अब इसको पढ़ते हैं अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट में सबसे पहले पढ़ेंगे इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक होता है भारी रूप, ठीक है, जैसे होता है, जैसे आप रिवर है, विंड है, सी और ग्लेशियर है, ये क्या है भारी है, मतलब एक मिनट हो जाओ बस। हाँ वायरजेनिक, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वायरजेनिक बल कहते हैं, इसे एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स, मतलब वायरजेनिक बल। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो अपर्दन आ जाएगा और इरोजन आएगा, एक मिनट। इसमें क्या आ जाएगा, इरोजन और डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब होता है कि निक्षेप, निक्षेप क्या होता है कि एक क्या, तो इसी का परिणाम है ये, इरोजन का परिणाम है डिपोजिशन है। डिपोजिशन क्या होता है कि आप किसी भी जो नदी होती है, पहले इसको सुनो, अपर्दन क्या होता है, अपर्दन में किस किस से मिलकर बना होता है, ये हवा से भी होता है, जल से भी होता है, ये वायु से भी होता है, मतलब हवा लिख दिया मैंने ऊपर, वाटर से भी होता है, वाटर भी लिख दिया, और कई जो जिससे क्या होता है अपर्दन होता है। अपर्दन क्या होता है, जो इरोजनल एरोजन होता है, वो क्या होता है कि वहां से मिट्टी जैसे वहां से निकली और उसकी जो क्रिया धीमी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो निक्षेपित हो जाती है, कहीं ना कहीं वहां जमा होने लगता है धीरे धीरे, उसका उसको डिपोजिशन। डिपोजिशन को कहते हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं निक्षेप, क्या बोलते हैं, निक्षेपण, ठीक है, पर बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, अपर्दन, अपर्दन। अब जैसी परिभाषा समझ रहे हो, अपर परिभाषा क्या होगी कि वायु, हवा, जल और तरंगों या आंतरिक और इस बल के आंतरिक जो नीचे नहीं तो मैग्मा चलता रहता है, उनके द्वारा क्या होता है अपर्दन होता है। और जैसे अपर्दन की धीमी प्रक्रिया को ही या उसके अपर्दन के परिणाम को ही डिपोजिशन कहते हैं, जैसे निक्षेप कहते हैं। तो इससे इस प्रक्रिया है, कोई डिपोजन की बात है, परिभाषा नहीं है। फिर आपको मैंने ये समझा दिया, फिर उसके बाद आ जाइए। अब अपर्दन में क्या क्या आ जाएगा, और निक्षेपण में तो रिवर्स आ जाएंगी, रिवर द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, सी वेव्स द्वारा, मतलब महासागरों के जो वेव्स होती तरंगे होती के द्वारा, और जो ग्लेशियर द्वारा, ग्लेशियर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार अपने आपको याद रखना है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट आ जाइए इसमें कि एंडोजेनिक। एंडोजेनिक होता है, एंडोजेनिक आंतरिक, आंतरिक होता है आंतरिक बल या अंतर्जनिक बल, इसको बोलते हैं अंतर्जनिक बल, अंतर्जनिक बल, एंडोजेनिक, ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स,
उत्सर्जनिक बल। अब इसमें क्या आ जाएगा, सडन फोर्स आ जाएगी। सडन फोर्स मतलब होता है आश्चर्य, आकस्मिक, एकदम अचानक होता है जो भी। अचानक कौन कौन से होते हैं, अर्थक्वेक मतलब भूकंप अचानक आता है, ठीक है, जो पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक भागों में होता है ना भूकंप, ऐसा थोड़ी है बाहर से आता है, आंतर रूप से आता है। और इसमें वोल्केनो होता है, वोल्केनो क्या होता है, अंदर से उद्गार होता है, पृथ्वी के अंदर की प्रक्रिया होती है। जैसे उसके लैंड स्लाइड होता है, भूस्खलन। अब जो भूस्खलन से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, देखो जो क्या है, एक भूकंप आता है तो भूकंप से भी लैंड स्लाइड भी होता है। बारिश ज्यादा होती है तो बारिश के कारण भी होता है, ठीक है। बारिश होती है तो आपने देखा पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि लग जाती है, लैंड स्लाइड जाती है। फिर उसके बाद आ जाइए वोल्केनो, मैंने आपको बता दिया कि उद्गार होता है कहीं बिना सक्रिय ज्वालामुखी जैसे होते हैं ना, एक्टिव एक्टिव वोल्केनो, जैसे जापान में है, ठीक है। तो क्या वहाँ बहुत नुकसान होता है लोगों का, तो इससे भी बहुत ये सडन होते हैं, इसके क्या ये सडन है, एकदम अचानक। और फिर आ जाओ ट्रॉपिक्स फोर्स, इसको बोलते हैं पटल विरूपण, इसे बोलते हैं पटल 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 विरूपण। टेंशन के पटल विरूपण, जो पटल विरूपण होता है इसको क्या बोलते हैं, पटल विरूपण का मतलब समझो कि ऐसे अब एक पेज है, अब पेज है, इस पर पटल विरूपण बल लगा रहे हैं, देखना आप, ये पेज जैसे मैंने पटल विरूपण बल लगाया तो ये देखो, जैसे पटल विरूपण लगाया तो ये ऊपर उठ गया। इसी से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो माउंटेन्स लिखा हुआ है, बिल्डिंग्स फॉर माउंटेन, जैसे हिमालय पर्वत, हिमालय, एंडीज, आल्प्स, ठीक, इन पता है एंडीज यूएसए में है, ठीक है, तो इसी को आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजों का किससे निर्माण निर्माण होता है, तो डियास्ट्रोपिक्स फोर्स मतलब तो इसको बोलते हैं पटल विरूपण हिंदी में। फिर आ जाइए नेक्स्ट, आप इसको समझ लिए अच्छे से पूरे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ज्वालामुखी समझो, ज्वालामुखी क्या है। अब ज्वालामुखी समझना है आपको, तो एक क्रेटर होता है, क्रेटर होता है इस टाइप का, देखो मैं, अब एक क्रेटर है, बोला होता है एस क्रेटर होता है। अब इसको क्रेटर क्या बोलते हैं, क्रेटर क्यों बोलते हैं, क्रेटर एक होता है कि बड़ा सा मुंह होता है, एक बड़ा सा छिद्र होता है, इसमें अचानक से विस्फोट होता है, ये पहले मुदा रहता है, तो जैसे इसमें प्रेशर लगता रहता है बहुत स्पीड से, और जैसे एकदम खुलता है ना तो बहुत बड़ा छेद हो जाता है इसमें। तो इस छेद के बड़े जो छेद क्रेटर, यहाँ वाला जो क्या है, लावा निकलता है, यहाँ से राख निकलता है, क्या है, राख है, राख है, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल, ठीक है, ठीक है, के कण है, वजह, ठीक है, आपको डस्ट पार्टिकल निकलते रहते हैं, इसमें गैस निकलती है, जैसे इसने आग से, ठीक, से हम पार्टिकल। फिर उसके बाद इसे क्रेटर बता दिया, क्रेटर क्या फॉर्म होता है, एक क्रेटर का क्रेटर हो गया, एक बड़े से मुंह, एकदम अचानक विस्फोट होता है तो एक बड़ा क्षेत्र बन जाता है उसे क्रेटर। फिर उसके बाद आ जाए क्रेटर मतलब एक कटोरे के टाइप का ऐसा बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए क्या है, बेंट, बेंट होता है, बेंट मतलब होता है कि जो नली होती है जिसमें से मैग्मा जाता है ऊपर, तो मैग्मा ऊपर जा रहा है उसे बोलते हैं बेंट, बेंट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इस नदी को पूरा जो यहाँ से जो मैग्मा चेम्बर हो गया, ये क्या है, मैग्मा चेम्बर, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मैग्मा चेम्बर हो गया। मैग्मा चेम्बर में क्या है, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी में क्या है कि जैसे ऊपर मैग्मा है ना जो ऊपर निकल जाता है उसे बोलते हैं लावा। सतह पर आने के बाद जो मैग्मा है वो किस में फॉर्म में चेंज होता था, लावा फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो लावा बोलने लगते हैं। अंदर होगा तो मैग्मा बोलेंगे, और जैसे सतह पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा तो उसे लावा बोलेंगे। फिर उसके बोलते हैं, फिर इसको क्या बोलते हैं, कैटर हो गया, सब कुछ चीज के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद आ गया, एक क्रस्ट हो गया, एक मेटल हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बस, थोड़ा फोन साइलेंट कर लो। और कुछ रह गया क्या, ठीक, आपको मैंने इसके बारे वोल्केनो के बारे में पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, अपना एक तीसरा चैप्टर चालू हो गया है, तो चल पढ़ रहे हैं हम। मैं बता रहा हूँ चैप्टर के, यदि मैं नाम नहीं बताऊँ तो मैं आपको इस क्लास में पूरे चैप्टर बताएंगे, लास्ट तक रहना है बस। अब जैसे अब भूकंप के बारे में पढ़ोगे, अब जैसे अपन ने ज्वालामुखी पढ़ा आपको, तो भूकंप क्या होता है, इसे बोलते क्या बोलते हैं, जहाँ भूकंप भूकंप की स्टार्टिंग होती है, जहाँ भूकंप की स्टार्टिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र, या उसको बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस, फोकस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे अधिकेंद्र बोलते हैं, अधि क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र, या उद्गम, उद्गम केंद्र, ठीक है। यहाँ से क्या है, स्टार्टिंग होता है भूकंप, जैसे भूकंप की स्टार्टिंग होगी चारों दिशाओं में फैल जाए, ठीक है।
अब जैसे ये दो चारों तरफ ये भूकंप हो, अब सरफेस से जो ऊपर ऐसे पहुंचेगा, जिस सतह पे पहले पहुंचेगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एपिसेंटर, एपिसेंटर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? एपिसेंटर, एपिक, क्या बोलेंगे? एपिक सेंटर। तो बोलेंगे एपिक सेंटर। अब इस समझो, अब भूकंप है, तो भूकंप में मेन तरंगे कौन होती हैं, यहाँ पे समझो। जैसे भूकंप में जाओगे, तो भूकंप में जाओगे, एक पी तरंगे होती, एक एस तरंगे होती, एक एल तरंगे होती। ये सबसे इंपोर्टेंट है, और फिर आर रेले है, लेकिन इसको पढ़ना जाना इंपोर्टेंट। तरंगों को समझो, पी तरंगे किस फॉर्म में चलती हैं? तो ये क्या है कि पी तरंगे चलती हैं देखो अनुप्रस्थ में, किस में चलती हैं? अनुदैर्ध्य में। पी तरंगे किस में चलती है? अनुदैर्ध्य मतलब यहाँ पे समझो, तरंगे ऐसी चलती हैं ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर ऐसे, ठीक है। और जो एस तरंगे होती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, ठीक, ऐसी एस तरंगे। तो इसको एस तरंगों को क्या बोलेंगे? एस तरंगे चलती है अनुप्रस्थ तरंगे, प्रस्थ बोले। तो पूछा गया है यूपीएससी में, पीवाईक्यू में आया है, ठीक है, तो याद रखना। अब सरफेस पे कौन तरंगे आएंगी? तो सरफेस पे जो तरंगे हैं वो जो एल तरंगे बोलते हैं, जो सतह पे चलती है सरफेस सतह पर, वो सबसे विनाशक होती हैं, विनाशक। इसे लब तरंगे भी कहते हैं, लब वेव्स भी कहते हैं, लब वेव्स, ठीक। ये सबसे हानिकारक होती हैं, सबसे ज्यादा नुकसान यही करती हैं, लब वेव्स। तो पी तरंगे मैंने बता दिया किस तरीके से चलती हैं सबसे तो पी तरंगों की खासियत क्या है कि ये द्रव, ठोस और गैस फॉर्म में, तीनों में चलती हैं। तो जो एस तरंगे होती हैं केवल क्या है? ठोस में फॉर्म, केवल ठोस में, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब इससे क्या पता पड़ता है, तो आपको यहाँ पर आप आगे एनसीईआरटी में पढ़ोगे, मैं यहीं बता देता हूँ। एक एक मैं पृथ्वी का चित्र बना है तो अपने पास, यहाँ पर समझो, जैसे एक ए यहाँ पर है, ठीक है, ये मैंने हरा दिख रहा है ना, ए बीच में क्या है? कोर है, ठीक है। अब यहाँ से कोई तरंगे निकली, कंप आया, तो क्या है कि जो तरंगे है ना, ये तरंगे वेव्स है ना, वो क्या है कि ठोस, द्रव और तीनों में चलेंगी, लिक्विड में भी चलेंगी, गैस फॉर्म में भी चलेंगी, और सॉलिड फॉर्म में भी चलेंगी। तो फॉर्म में चलेंगी, तो वो क्या है कि पूरी उनका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा 145 के समथिंग, 105 से 145 के समथिंग हो जाए। यहाँ पर भी 105 से, इसका छाया क्षेत्र बड़ा हो जाएगा, छाया क्षेत्र विशाल हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से आ जाइए एल तरंगे, तो थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अभी एल तरंगों का क्या होता है सिस्टम समझो। एल तरंगे क्या है कि अब लिक्विड फॉर्म में नहीं आ पाती, सिर्फ यहीं तक रहती हैं, 5 तक या 103 यहीं तक रहती हैं बस, या 105 तक रहती हैं। तो इसका छाया क्षेत्र एस का कम छोटा होता है। अब ये तरंगों का काम क्या होता है? तो ये तरंगों का काम क्या होता है? एक पृथ्वी की आंतरिक सतह के बारे में बताती है कि क्या है आंतरिक, कोर कैसी है, लिक्विड है कि, तो उसके बारे में जानकारी देती है। ये पी तरंगों का इस तरीके से अपन पता सकते हैं। और आप तब जब पढ़ोगे ना आगे आगे एनसीईआरटी में, तो आप मैं ये पूरा अच्छे से बताऊंगा, क्लियर मत हो। 7th के एनसीईआरटी के हिसाब से भी मैं आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। लेकिन मैं पूरा ही बता दूंगा तो फिर क्या ये क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी, ये 7th एनसीईआरटी नहीं ना रहते हुए 11th की एनसीईआरटी बन जाएगी। अब ये आपको मैंने पूरा क्लियर हो गया। भूकंप अर्थ कहाँ से स्टार्टिंग होता है, जैसे यहाँ से स्टार्टिंग होता है, जहाँ अंदर से केंद्र उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं, उद्गम केंद्र जहाँ ऊपर पहुंचता है उसे एपिक सेंटर बोलते हैं, एपिक सेंटर बोलते हैं। उसके लिए क्या होता है भूकंप को मापने के लिए, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और 1 मिनट रुको ना, बस 1 मिनट रुक जाओ। क्या मैंने पूरा बता दिया।
अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये क्या है, वाटरफॉल्स के बारे में। अब वाटरफॉल्स के बारे में आप पढ़ोगे, 1 मिनट बस। सॉरी सॉरी सर भाई, बस मैंने माइक भी म्यूट कर दिया था। जलप्रपात मैं समझा रहा था, जलप्रपात के एक ठोस चट्टानों से नीचे गिरता है एकदम, एकदम अचानक नीचे गिरता है, उसको बोलते हैं जलप्रपात। ऐसे ही ठोस चट्टान है, सीधा गया उसी ने। नायग्रा के बारे में जानते हो आप, और नायग्रा के विक्टोरिया के बारे में, जलप्रपात के बारे में जानते हो, एंजल जो तो इनके बारे में पता हूँ। ठीक है, इसके बाद आ जाइए। अब जैसे ही अपन जलप्रपात ऐसे ऊंचे पहाड़ियों से निकल, मैदानी क्षेत्र इलाके में जो नदी आती है, उसे क्या कहते हैं, जैसे मैदानी इलाकों में आ गई तो नदी का क्या होता है, मोड़दार फॉर्म में आ जाती है, ऐसे ऐसे मोड़दार फॉर्म में है, इसको कहते हैं। और ये क्या है कि मोड़दार जैसे मोड़दार फॉर्म में आ गई, तो अब मोड़दार फॉर्म में आ जाती है तो नदी क्या है कि अब उसके बाद क्या होती है कि
फिर और आगे चलती है ना मैदान में, फिर सीधे फॉर्म में। लेकिन वो अब वो उसके समझ पहले आपको एक को इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं इसे, 1 मिनट में बता रहा हूँ। इसे बोलते हैं चाप झील। क्या एक चाप जैसी है? आपने पढ़ा होगा कि चाप, जानते हो चाप? यदि चाप का यूज़ करते थे अपन बचपन में, तो एक इसे इसी चाप आकार की वो चाप झील। क्या बोलते हैं? भाई इसे बोलते हैं चाप झील। ठीक है? चाप के आकार की होने की। अब जैसे जो पृथ्वी मैदान है इसमें प्रवेश करती है, किस में आ जाती है? मोड़दार में आ जाती है। मोड़दारों के बाद ये तटीय मैदान बनते हैं यहाँ पर, और बीच में आ जाओगे तो क्या है, तो पूरा मैं आगे जाके एक-एक बारे में एक-एक पॉइंट है यार एनसीईआरटी। यदि मैं यहाँ पर ही सब कुछ बता दूँगा तो 11 जो 11th के एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें मज़ा नहीं आएगा, ना मुझे पढ़ाने में। फिर इसके बाद जैसे चलते हैं, फिर ये नेक्स्ट है जब लास्ट मुहाने पे पहुँच जाती है, मुहाने पे, अंतिम मुहाने पे, हाँ, वो समुद्र से मिलती है, तो वहाँ पर क्या किसका निर्माण करती है? तो डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का। ये किसका निर्माण करती है? डेल्टा फॉर्म में आ जाती है। डेल्टा क्या हो गया? ये है, बिखर जाती है नदी। यहाँ पे आके अवसाद निक्षेपित हो जाते हैं। अवसाद जमा जमा हुआ निक्षेपित, वैसे वो बोलते हैं निक्षेपण, ये बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है? तो याद रखना। फिर अब इसके बाद आ जाता है, जैसे आपको ये समझ लिया मैंने, जैसे अब समुद्र में मिल जाएगी, समुद्र से एक कुछ इससे ऊंचा होता है। ठीक है? याद रखना। मैदान होते हैं समुद्र से 200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। 2 मीटर ठीक है? याद रखना। समुद्र तल से कितने से ऊंचाई पर होते हैं? 200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं मैदान। मैदान दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर क्या है कि एक बन एग्रीकल्चर दिख रहा है। ठीक है? अब इसको जो एक कहाँ पर पाया जाता है? अपना बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ये खाड़ी या सुंदर डेल्टा वन, सुंदर वन या डेल्टा वन, ठीक है? उसके नाम से आपको इसको याद रखना है। ये वहाँ का मैपिंग बहुत अच्छे से समझ लिया। फिर इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? देखो क्या है कि अपन को ना बहुत आगे चलना है। अब इसके बारे में समझो। अब इस क्या है कि देखो, आप समुद्र की लहरें हैं और जो समुद्री तरंगें चल रही हैं, waves उत्पन्न हो रही हैं, तो पहले मैं आप बताऊं कि समुद्री तरंगें मैंने 3 चीजें बताई थी। समुद्री धाराएं चलती हैं, वो महासागरों की जो धाराएं होती है हमेशा गतिमान रहती हैं। गतिमान रहती हमेशा। वो किस वजह से गतिमान रहती हैं? एक होता है चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा, उसको मैं आगे बताऊंगा अभी। चंद्रमा वाला जो बल लगता है, जैसे ज्वार भाटा कहते हैं, वो आगे बताएं। और एक और होता है, क्या होता है, एक होती है तरंगें होती हैं अंदर से जो उत्पन्न होती हैं, और ये उस बल के कारण भी होती है। और एक तरंगें क्या होती हैं जो भूकंप ज्वालामुखी के कारण भी उत्पन्न होती हैं। और क्या है इन तरंगें इस तरीके से उत्पन्न भी होती हैं। अब साथ में जैसे महासागर की तरंगों के बारे में पढ़ोगे आप, रुकना 1 मिनट बस। हाँ, हाँ। अब जैसे तरंगे हैं, अब ये तरंगे चल रही हैं, तो क्या होगी? ये स्टेक के फॉर्म में हो गया, मेहराव के फॉर्म में हो गया, तो इसे बोलते हैं मेहराव। ठीक है? अब जैसे मेहराव के बाद अब यहाँ पर जो पानी टकरा रहा, बहुत पर डे टकरा, तो इसमें क्या होगा? अपर्दन की प्रक्रिया चालू हो गई। जैसे अपर्दन की प्रक्रिया चालू हो गई, तो यहाँ एक गुफा के फॉर्म में बन गई। गुफा दिख रही है? ये गुफा बन गई, यहाँ पर पानी टकरा के, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुफा हो गई, समुद्री गुफा। अब यहाँ पर एक निकल गया अंदर से, यहाँ पर टकरा के पहले गुफा बनी, गुफा के बाद धीरे धीरे इसमें अतर पतर पानी का आस-पास होने लग गया। तो इस तरीके से क्या होता है, जो झील तरंगों से किस चीज़ का निर्माण होता है? तो ये नर तरंगों से पवन जो दो सबसे ज़्यादा योगदान इस पवनों का किस में होता है? लहरों में। जो समुद्री लहरों में सबसे ज़्यादा योगदान पवनों से द्वारा होता है, क्योंकि पवनें सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं गाने में। अब इससे क्या-क्या बनते हैं? मेहराब बनते हैं, समुद्री गुफा बनती है, स्टेक बनते हैं, स्टेक समझा दिया, ये हो गया समुद्री गुफा समझा दिया मैंने। और समुद्री भृंग, तो ऊर्ध्वाधर शिलापट्ट से, ठीक है? इसको मैंने पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है? इसको समझने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट क्या है? अब इसको पढ़ो, आइसलैंड। हाँ, पर अब देखो आइसलैंड क्या होती है? जो समुद्री झील है, ये आप यहाँ से समुद्र में पानी चल रहा है, और ये कहाँ जा रहा है? एक समुद्र में गिर रहा है। यहाँ एक एक क्या बोलते हैं? ग्लेशियर क्रॉस सेक्शन, मतलब होता है कि ग्लेशियर पिघल रहा है इस फॉर्म में, ऐसे चल रहा है। इसको देखना, यहाँ पर क्या है कि 2 बर्फ बन रही है, यहाँ पर झीलों का निर्माण हो जाता है धीरे-धीरे, ठीक है? और पानी पिघलता है, तो इस तरीके से क्या बर्फ हिमानी क्षेत्र होती है। हिमानी क्षेत्र में क्या होती है? हिमाद्री क्या होता है? जैसे आप हिमालय पढ़ोगे, तो हिमालय में आपको हिमाद्री पढ़ना पड़ेगा। हिमाद्री का मतलब होता है कि जो नदियाँ जल के रूप में वहाँ पर जम गई हैं बर्फ के अंदर, उन्हें हिमाद्री बोलते हैं। अब देखो हिमालय से कितनी नदियाँ निकली हैं, गंगा निकली है, ब्रह्मपुत्र निकली हुई है, सिंधु नदी निकली है, और जो बारहमासी नदियाँ हैं, वर्ष भर चलती रहती हैं। तो क्यों चलती रहती है? क्योंकि
बर्फ जम रही है, 24 बर्फ जम रही है और बर्फ पिघल के क्या है नदियों के फॉर्म में आती है, तो इसको क्या बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर और इससे रिवर्स इससे क्या होता है कि नदियों का निर्माण होता है। फिर इसको नदियों के निर्माण के बाद समझने के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मैंने समझा दिया तरंगों की वजह से जब क्या किसका निर्माण होता है, स्टैक का निर्माण होता है, गुफा का निर्माण होता है, मेहराब के बारे में बता दिया, ग्लेशियर हो गया। और उसके बाद मैंने क्या बता दिया, पंपिंग जो अपर्दन भी होता है, अपर्दन द्वारा ये नदियों द्वारा जो ये सब हिमालय मान लो, तो हिमालय दे यहाँ से बर्फ पिघली, अब बर्फ पिघल के जैसे यहाँ से जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, अपर्दन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ठीक, अपर्दन की प्रक्रिया क्या, मैदानों में निक्षेपण हो जाएगी। जैसे मैदानों में आएगी तो मैदानों में यहाँ जमा कर देगी, जिस वजह से मैदान का निर्माण होगा। जो मैदान का निर्माण होगा वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होंगे। सबसे इसका एग्जाम्पल है गंगा के मैदान। ठीक है, गंगा के मैदान में आओगे उसके बाद फिर क्या आएगी, ये डेल्टा क्षेत्रों में जाएगी तो वहां कुछ निक्षेपण करेगी, तो वहां के भी मैदान उपजाऊ हो जाएंगे, फिर सीधा जाके समुद्र में जाएगी। इस तरीके से यहाँ का निर्माण होता है, मैंने इसको समझा दिया। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या पढ़ना है आपको, तो इसमें पढ़ना है कि डेजर्ट के बारे में पढ़ना है। अब डेजर्ट के बारे में आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें क्या होता है, तो जो बालू के टिब्बे होते हैं, बालू टिब्बे होते हैं वो बनते हैं इसमें। ठीक है, बालू के टिब्बे जिसे डंस बोलते हैं, डन, हाँ डंस बोलते हैं। क्या ऐसे जो रेत होती है ना उड़ के चलती है, तो वायु के हमें ऐसे एक पहाड़ सा बना लेते, देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, बालू के टिब्बे। अपर्दन की क्या होती है, यहाँ पर वायु की दिशा में चलते क्या होते हैं, बालू टिब्बे का निर्माण होता है। ड्यून फॉर्मेशन फॉर्मेशन होता है कि वायु की दिशा में अब यहाँ से रेत उड़ जाएगी, फिर और जमा हो जाएगी, तो वहां पे एक पर्वत का जैसा पठार बनता जाएगा, उसे निक्षेपण कर देगी अपनी रेत को, अवसाद द्वारा वहां निक्षेपण हो जाएगा, फिर वहां एक बालू के टिब्बे का निर्माण होगा। तो ये क्या हो, राजस्थान में होता है, तो राजस्थान में एक देखने प्लेटफॉर्म। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाइए, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वायु, एयर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर आ गया अपना एयर के बारे में, याद रखना। अब अपन इसको इस चित्र के माध्यम से समझेंगे, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नाइट्रोजन कितनी है अपने ब्रह्मा, अपने यहाँ पर, तो अपने 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, और 21% अपने यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है, बाकी अन्य गैसें हैं। ठीक है, अब इसको समझने से पहले आपको क्या है कि अदर्स गैस कितनी, 0.04, और अपने 78% नाइट्रोजन। अब इन चीजों में आप क्या कर रहे हो, जब भी ऑक्सीजन लेते हो तो आपके अन्य गैसों को भी साथ में ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन ले रहे हो, साथ में बहुत सारी गैसें भी जा रही हैं, जैसे आप ऑक्सीजन कर रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाता है अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी जाती है कुछ, और मतलब प्योर ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो आप, कहने का है। फिर इसके बाद आ जाइए, अब इसको पढ़ना जरूरी है। अब इसको पढ़ना क्या है कि जरूरी, आप यहाँ पर समझो, एक मिनट रुक जाओ बस। तो रुक जाओ बस भाई। जैसे आप इस पे जाओगे, मैंने ऐसे आपको एनसीईआरटी 6 में क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं, तो ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, टोमोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर की सीमा है, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। इसमें क्या होता है कि इसमें ही सारे शिखर हैं, जितनी माउंट एवरेस्ट चाहिए के अंदर पाई जाती है, इसमें ही मौसम परिवर्तन होता है, इसी में वर्षा होती है, हर प्रकार की जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं और जिसमें पर रहते हैं, वो है ट्रोपोस्फियर, जैसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक, इसके बाद ऊपर चलते हैं सप्ताह मंडल, जैसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, जैसे O3 कहते हैं, जो यूवी किरणों से अपन को बचाती है, यूवी जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे अपनी रक्षा करती है। फिर उसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा इसमें ही जहाज के लिए सबसे उपयुक्त जगह होती है। जहाज जो फॉर्म होते हैं वो चलते हैं ना, इसमें क्या कि कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो बादल बादल कड़कता नहीं है, तो आसमान सबसे उपयुक्त जगह आसमान के लिए, जो हवाई जहाज के लिए कौन होगी, एयर के लिए, एयरलाइनर के लिए सप्ताह मंडल होगी। सप्ताह मंडल पे जैसे जैसे जाओगे, आपके टेम्परेचर ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता जाता है। फिर उसके बाद आ जाओगे स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो उल्का पिंड होते हैं, इसमें प्रवेश करने से क्या है, जलते हैं, इसे अपन टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो इसमें वो होता है उल्का पिंड इसमें जलने का प्रक्रिया होती है। फिर उसके ऊपर जाओगे तो क्या होगा, आयन मंडल, ट्रेमोस्फियर, जिसमें क्या आज सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, वो जाते हैं। फिर ऊपर आ जाओ एक्सोस्फीयर, मतलब बाहरी मंडल, फिर उसको स्पेस हो गया, अंतरिक्ष। ठीक है, वो इसको समझ लिया अपन ने। फिर इसके बाद आ जाइए, हाँ अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं थोड़ा 5 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम देता हूँ। 2 मिनट रुको बस, मैं आता हूँ।